नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मनीष की पाठशाला में। और उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। साथियों, रीट के लिए एक और महत्वपूर्ण टॉपिक RTE एक्ट 2009, जिसमें से 1 से लेकर 2 क्वेश्चन आने अवश्य हैं। 100% यहाँ से क्वेश्चन आएंगे और आज अपने इन क्वेश्चन को इजी वे में शॉर्ट ट्रिक से करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो समय नहीं लेते हुए टॉपिक पर लौटते हैं। टॉपिक है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। पहला क्वेश्चन क्या आता है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का पूरा नाम क्या है? तो याद रखना, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ठीक है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 भी पहली बात। दूसरा क्वेश्चन आता है, इसका वैधानिक प्रावधान कहाँ किया गया है? तो याद रखना, सर्वप्रथम 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में यह अधिनियम पास हुआ। 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में पास हुआ और उसके बाद 26 अगस्त 2009 को उस समय के राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने इसको पास कर दिया, इस पर हस्ताक्षर कर दिए। इस प्रकार यह 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत में लागू हुआ, सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़कर भी। तो फिर देखते हैं, पूरा नाम निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। वैधानिक प्रावधान 20 जुलाई को राज्यसभा में, 4 अगस्त को लोकसभा में और 26 अगस्त को राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल द्वारा इस पर हस्ताक्षर करके इसको कानून बना दिया गया, जो पूरे भारत में लागू हुआ। कब? 1 अप्रैल 2010 को। तो यह क्वेश्चन आज तक एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू कब हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, किसको छोड़कर? जम्मू कश्मीर को छोड़कर। फिर बात करते हैं, राजस्थान में जो RTE 2009 एक्ट है, इसका नाम क्या रखा गया? राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार भी। यहाँ सिर्फ शिक्षा का अधिकार था, यहाँ बाल शब्द और जोड़ा गया है। ठीक है, तो राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011। ठीक है, वो 2009 था, ये नियम 2011 है। इसकी नियमावली यानी कि अधिसूचना जारी की गई 29 मार्च 2011 को। इंपॉर्टेंट है अपने लिए, क्योंकि राजस्थान का एग्जाम हो रहा है। तो 29 मार्च 2011 को इसकी क्या की गई? अधिसूचना जारी की गई, यह नियमावली जारी की गई और यह राजस्थान में लागू हुआ 1 अप्रैल 2011 को, यानी कि इसके 1 साल बाद भी। कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2011 को, यानी कि 1 वर्ष बाद। इसमें देरी होने का प्रमुख कारण क्या था कि इसमें जो RT की धारा है उसके 26 वो कहती है भी किसी भी विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालय में 10% से ज़्यादा शिक्षकों के पद रिक्त नहीं हो सकते भी। और राजस्थान इस शर्त को लगभग पूरा नहीं कर रहा था, इसलिए इसमें 1 वर्ष की देरी हुई भी। क्लियर है? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, संवैधानिक प्रावधान भी। ये तो वैधानिक था, अब संवैधानिक क्या हुआ? 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया और इसे मूल अधिकार बनाया गया। कहाँ तक? कक्षा 1 से लेकर 8 तक 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के आयु के बालकों के लिए यह मूल अधिकार बना दिया गया है कि उन्हें प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाएगी, यानी कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा प्रदान की जाएगी। फिर सामान्य बालकों के लिए तो आयु वर्ग रखा गया 6 से 14 वर्ष, लेकिन जो दिव्यांग बालक हैं उनके लिए 6 से 18 वर्ष कर दिया गया, याद रखना। ठीक है ना, 14 नहीं है। दिव्यांग बालकों के लिए 18 वर्ष की आयु तक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया। क्लियर है? तो यहाँ से भी क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो याद रखना दोस्तों, इस एक पेज में से आपको एक क्वेश्चन तो पक्का मिल जाएगा, एक क्वेश्चन आगे से मिल जाएगा। क्लियर है? तो फिर देखते हैं, तो क्या प्रावधान किया गया 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा? अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार दिया गया। कक्षा 1 से 8 तक 6 से 14 वर्ष के सभी आयु वर्ग के बालकों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। परंतु जो बालक दिव्यांग है, यानी जिन्हें हमने पहले विकलांग कहते थे, उसको दिव्यांग श्रेणी बना दिया गया, उनको 6 से 18 वर्ष तक यह प्राथमिक शिक्षा पास करने का अधिकार दिया गया। फिर बात करते हैं संरचना। तो याद रखना, इसमें कुल 38 धाराएं, 1 अनुसूची और 7 अध्याय हैं भी। याद रखना, धाराएं कितनी है? 38, अनुसूची 1, अध्याय कितने? 7,
जिसमें सबसे बड़ा अध्याय है अध्याय 4 भी। कौन सा? विद्यालय एवं शिक्षकों के उत्तरदायित्व, जहां से ही सबसे ज्यादा अपने एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसी को अपने ध्यान से करेंगे भी। क्लियर है? फिर बढ़ते हैं, अध्याय कितने हैं अभी? अध्याय 7। पहला क्या कहता है? प्रारंभिक यानी परिभाषा, अनुच्छेद 1 व 2 में, धारा 1 व 2 में। फिर है अध्याय 2 क्या कहता है? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, और उसमें 3 धाराएं हैं, 3, 4 और 5। फिर अध्याय 3 क्या कहता है? समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य भी, यानी सरकार, अधिकारियों और माता पिता के कर्तव्य किसमें है? भाग 3 में। तो किसके कर्तव्य है अध्याय 3 में? सरकार के, स्थानीय अधिकारियों के और माता पिता, यानी 3 का 3 में। और सबसे इंपॉर्टेंट था 4, अध्याय 4, विद्यालय एवं शिक्षकों के उत्तरदायित्व, विद्यालय एवं शिक्षकों के उत्तरदायित्व। और इसमें क्या है? धारा 12 से लेकर 28 तक धाराएं हैं। ठीक है। फिर 5, अध्याय 5 क्या कहता है? प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम, जो 29 और 30 2 धाराओं में दिया गया है। फिर बालकों के अधिकारों का संरक्षण, अनुच्छेद धारा 21 से लेकर 34 तक। और फिर प्रकीर्ण बोला है, वह मामले हैं 35 से लेकर 38 तक। तो कुल कितने अध्याय हैं? 7। धारा कितनी है? 38। अनुसूची कितनी है? 1। सबसे इंपॉर्टेंट अपने लिए कौन सा था? अध्याय 4 है, क्योंकि यह सबसे बड़ा अध्याय है। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर देख लेते हैं। पूरा नाम निःशुल्क एवं बाल अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 राज्यसभा में पास, फिर 4 अगस्त को लोकसभा में पास और 29 अगस्त को राष्ट्रपति द्वारा पास। 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत में लागू, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। राजस्थान में नाम रखा गया राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011, नियमावली जारी 29 मार्च 2011 को, मोस्ट इंपोर्टेंट है भी, लागू हुआ 1 अप्रैल 2011 को भी। फिर बात करते हैं संवैधानिक प्रावधान। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा मूल अधिकारों में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जो कहता है 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बालक कक्षा 1 से लेकर 8 तक यानी प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करेंगे भी, और जो दिव्यांग बालक है उनके लिए आयु वर्ग रखा गया 6 से 18 वर्ष। फिर आरटी की संरचना, धारा 38 से अनुसूची 1 और अध्याय 7 है। सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है? तो कौन सा है? अध्याय 4 है। अध्याय 1 में प्रारंभिक है, 2 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, 3 में समुचित सरकार स्थानीय अधिकारी माता पिता है, 4 में विद्यालयों और शिक्षकों के दायित्व है, 5 में प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम है, 6 में बालकों के अधिकारों का संरक्षण है और 7 में प्रकीर्ण है भी। क्लियर है? अब साथियों अपने जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है केवल उन्हीं धाराओं का अध्ययन करेंगे। ठीक है? और कोशिश करेंगे उनको साथ के साथ कक्षा में याद करने का। ठीक है? सबसे पहले बात करते हैं धारा 1 और धारा 2 की। कुछ नहीं है, दोनों याद रखने की जरूरत नहीं है। यह तो कहता है भी संक्षिप्त नाम रखा जाएगा, इसका भी संक्षिप्त नाम। और संक्षिप्त नाम क्या रखा गया? RTE एक्ट 2009 भी। धारा 2 क्या कहती है? परिभाषा दी गई है भी क्या चीज़ है, किसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम माना गया है। याद रहे तो ठीक है, नहीं छोड़ देना। अपने लिए महत्वपूर्ण है धारा 3 भी, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा भी। ठीक है? तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कितने में है? धारा 3 में अभी। और किसके लिए है? 6 से 14 वर्ष आयु के बालक बालिकाओं के लिए, और जो दिव्यांग है उनके लिए 6 से 18 वर्ष के बालक और बालिकाएं। क्लियर है? फिर बात करते हैं धारा 4 भी, यह भी अपने लिए महत्वपूर्ण है। धारा 4 क्या कहती है कि बालक को उसकी आयु वर्ग के अनुसार प्रवेश भी। ठीक है ना? तो 4 क्या कहती है? 4 कहती है हमारे पास कोई विचार नहीं है। हमारे पास 4 कहती है कोई विचार है नहीं है। मतलब अब सपोज करो एक 10 वर्ष का बालक आया है जो कभी स्कूल भी नहीं गया। अभी 10 वर्ष का बालक आया है, कभी स्कूल भी नहीं गया, लेकिन 10 वर्ष का 6 वर्ष का पहले में आता है, तो 10 वर्ष का बालक कौन सी कक्षा में आएगा? 5वीं कक्षा में।
तो धारा 4 कहती है ज़्यादा विचार नहीं करना, जितनी उम्र है उस क्लास में एडमिशन दे दो। तो 4 कहती है विचार नहीं करना किसका, आयु का। तो 10 वर्ष का बालक अगर आया है, कभी स्कूल भी नहीं गया, तो कौन सी कक्षा में प्रवेश मिलेगा उसको, 5वीं कक्षा में। तो जी उसको पहले वाला नहीं आता उसके लिए, तो उसके लिए कहा गया है ब्रिज कोर्स उपलब्ध कराया जाएगा। अभी 6 माह का ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा। अब ये ब्रिज कोर्स कौन करवाएगा, शिक्षक कहाँ से आएगा, अकेले के लिए कौन कार्य करेगा, इसका कहीं पर कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो 4 क्या कहती है, कोई विचार नहीं करना, जितनी आयु उसमें एडमिशन दे दो भी। ठीक है, 5 क्या कहता है, बालकों का अधिकार। ठीक है, किस बात के लिए अधिकार, बालकों का स्थानांतरण का अधिकार, या ऐसे लिखे बालकों का स्थानांतरण अधिकार। ठीक है, स्थानांतरण अधिकार क्या कहता है, अगर बालक एक विद्यालय छोड़कर दूसरे विद्यालय में जाता है तो उसके समस्त अधिकार उसको दिए जाएंगे। अर्थात कोई भी शिक्षक विद्यालय है, उसकी टीसी है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट है, या अन्य भी कोई भी डॉक्यूमेंट है, स्पेशली टीसी 7 दिन में जारी करेगा। नहीं करेगा तो संबंधित विद्यालय के संस्था प्रधान के प्रति कार्यवाही की जाएगी। तो 5 क्या कहता है, बालकों के अधिकारों के स्थानांतरण का अधिकार। ठीक है, 5 क्या कह दो, 5 में 5 कर दो, मतलब 7 के साथ भेज दो, क्या, उसके जितने भी अधिकार है। ठीक है, 6 क्या कहती है, 6 समुचित सरकार करेगी विद्यालय की व्यवस्था, विद्यालय की व्यवस्था। समुचित सरकार क्या करेगी, विद्यालय की व्यवस्था करेगी, किसके लिए, प्राइमरी के लिए। तो भाई सीधी सी बात है, यानी कक्षा 1 से 5 के लिए तो क्या करेगी, 1.5 किलोमीटर तक भी। ठीक है ना, पहले 1 किलोमीटर था, लेकिन 1 से 1.5 किलोमीटर वर्तमान में दिया जा रहा है, दोनों लिख ले, 1 से 1.5 किलोमीटर तक भी। और 6 से 8 के लिए 2 से 2.5 किलोमीटर तक शिक्षण की व्यवस्था करेगी। ठीक है, 2.5 किलोमीटर के अंदर विद्यालय की व्यवस्था करे। समझ में आया। तो देखो 6 में क्या करने हैं, यह भी इंपॉर्टेंट है, छेछवा। छेछवा जानते हो, बागड़ी भाषा में कहते हैं छेछवा करना, मतलब कि बहुत ज़्यादा खातरदारी करना, है ना। तो 6 में क्या है, छेछवा। छेछवा क्या करना है, बेटाबर ने ज़्यादा दूर कौन जान देना, 1 को लेकर 1.5 किलोमीटर का, तो पहली 5वीं का टाबर है तो स्कूल खोल के दे दो, और 6वीं 8वीं का टाबर है तो 2-2.5 किलोमीटर के बीच में स्कूल खोल के दे दो, ज़्यादा दूर भी कौन चलाना आप, है ना। तो 6 में क्या करना है, छेछवा। छेछवा किस चीज़ का, स्कूल घर के पास ही खोल कर दे दो। ठीक है, धारा 7 यह भी इंपॉर्टेंट है। धारा 7 क्या कहती है, 7-7 क्या है, 7-7 वित्तीय अनुपात, यानी कि वित्त का अनुपात क्या होगा, केंद्र और राज्य के बीच में 60:40 होगा, यानी 60% टोटल खर्च का केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार निर्वहन करेगी। परंतु जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, पूर्वोत्तर राज्य, वहाँ पर अनुपात क्या रहेगा, 90:10, यानी 90 केंद्र सरकार और 10% राज्य सरकार वहन करेगी। तो 7 में क्या रहेंगे, 7-7 किसका, वित्त का अनुपात भी। ठीक है, फिर बात करते हैं धारा 8 समुचित सरकार के कर्तव्य व अधिकार। ठीक है, 7 क्या कहती है, धारा 8 सरकार के कर्तव्य व अधिकार। ठीक है, तो सरकार के जो कर्तव्य अधिकार है वो 18 रखो, यहाँ रखो, 18 रखो, जो को भी नहीं याद आ जाए। ठीक है ना। 9 क्या कहती है, अधिकारियों के कर्तव्य व अधिकार भी। तो 8 कहती है सरकार के कर्तव्य व अधिकार, और 9 कहती है अधिकारियों के कर्तव्य व अधिकार। ठीक है, 10 क्या कहता है, माता पिता व शिक्षकों के अधिकार। ठीक है, इसमें अगर थोड़ा सा संशोधन कर दें ना, तो जो राजकीय विद्यालय हैं
उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा सुदृढ़ हो जाए, इस एक धारा में थोड़ा सा संशोधन कर दिया जाए तो ठीक है। तो 8 कहती है सरकार के, 9 कहते हैं अधिकारियों के और 10 कहते हैं माता पिता और शिक्षकों के कर्तव्य या अधिकार भी। तो ये 10वां इंपॉर्टेंट है, 8वां 9वां याद रहे तो ठीक है, नहीं छोड़ देना। क्लियर है। फिर 11 क्या कहती है, विद्यालय पूर्व शिक्षा की व्यवस्था। 11 क्या कहती है, विद्यालय पूर्व शिक्षा की व्यवस्था। ठीक है, ये क्या करती है 11, एक एक काम करो भी, क्या है विद्यालय पूर्व एक काम करो, विद्यालय पूर्व के एक एक काम करो। एक एक काम क्या है, एक एक मतलब 11। यह भी महत्वपूर्ण है, विद्यालय पूर्व शिक्षा की व्यवस्था यानी आंगनबाड़ी, बालवाड़ी, नर्सरी स्कूल, किसी के द्वारा क्या करो, विद्यालय पूर्व भी बच्चों के विकास के लिए जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए कार्य किया जाए। क्लियर है, वेरी गुड। तो अपन चलते हैं, धारा 1 याद रहे, ठीक है, संक्षिप्त नाम 2, परिभाषा छोड़ दो। 3 महत्वपूर्ण है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष तक और दिव्यांग के लिए 6 से 18 वर्ष तक। 4 भी महत्वपूर्ण है, बालक को 4 क्या करना है, 4 मतलब ज्यादा विचार नहीं करना, जिस आयु का है उसी कक्षा की आयु में प्रवेश दे दिया जाए। 5 क्या कहते हैं, बालकों को स्थानांतरण का अधिकार यानी उनकी ट्रांसफर है, सर्टिफिकेट यानी टीसी है या पोर्टफोलियो है, साथ के साथ उसके साथ स्थानांतरित किए जाएंगे। 4 और 5, 6, 7 चारों महत्वपूर्ण है। 6 क्या कहती है, सरकार क्या करेगी, 6 करेगी, 1.5 किलोमीटर पर 1 से 1.5 में 5वीं का स्कूल, 2 से 2.5 में 8वीं का स्कूल खोल कर देगी। 7 क्या कहती है, वित्त क्या रहेगा, हमें 7-7 है, वित्त क्या रहेगा 7-7 रहेगा अभी, ठीक है। 60:40 है, पूर्वोत्तर में 90:10 है। 8 में सरकार के कर्तव्य है, 9 में अधिकारियों के कर्तव्य है, 10 में माता पिता और शिक्षकों के कर्तव्य है। 11 क्या कहती है, एक काम और करना है, एक काम और करना है, और क्या करना है, विद्यार्थियों के विद्यालय में आने से पहले उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करना है। क्लियर है। फिर बात करते हैं धारा 12। तो याद रखना धारा 12 से अध्याय 4 शुरू होता है, 12 से लेकर 28 तक ऑलमोस्ट सभी अपने लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, लेकिन जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसके बारे में अपने अभी चर्चा कर लेंगे। 12 क्या कहता है, बाहर नहीं निकालना भी, 12 क्या कहता है, बाहर नहीं निकालना भी, निजी विद्यालयों में आरटीई के तहत प्रवेश भी, कितना 25% आरक्षण भी, ठीक है। तो 12 क्या कहती है, बाहर नहीं निकालना, किसने, प्राइवेट स्कूल से बच्चे को बाहर नहीं निकालना अभी। तो 12 मतलब आरटी की धारा 12 क्या कहती है, निजी स्कूलों में भी 25% विद्यार्थियों को आरक्षण दिया जाएगा अभी। किसको, गरीब बालकों को जो बीपीएल श्रेणी के हैं या जिनकी वार्षिक आय 3.5 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए से कम है। तो 12 में बाहर नहीं निकालना, कहां से, निजी स्कूल में से, ठीक है। धारा 13 नो फीस यानी कोई भी शुल्क नहीं, सबसे बड़ी बात नो फीस, कौन सा शुल्क नहीं, तो याद रखना एडमिशन शुल्क नहीं, कोई भी विद्यालय प्राथमिक स्तर पर किसी भी प्रकार का प्रवेश शुल्क नहीं लेगा भी, एडमिशन शुल्क नहीं लेगा, और साथ ही कोई प्रवेश परीक्षा नहीं, प्रवेश परीक्षा नहीं भी, ठीक है भी, कोई भी फीस नहीं लेगा भी, न किसकी परीक्षा, प्रवेश शुल्क नहीं लेगा और किसी प्रकार की प्रवेश परीक्षा नहीं होगी। यानी अपनी मारवाड़ी भाषा में कहते हैं ना, ज़्यादा 13पंथी कौन करनी, ज़्यादा 3-13 कौन करना, कानूनी कौन करनी, क्या खातर है, एडमिशन शुल्क नहीं और प्रवेश परीक्षा नहीं भी, ठीक है। फिर 14 क्या कहता है, ये दोनों महत्वपूर्ण है भी। 14 कहता है कि आयु के लिए प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं भी, पहली बात, यानी जन्म प्रमाण पत्र नहीं हो तो भी प्रवेश भी, ठीक है। यदि बालक का किसी प्रकार का आयु का सबूत नहीं है, जन्म प्रमाण पत्र नहीं है,
तो भी उसमें विद्यालय में प्रवेश के इनकार नहीं कर सकता, भी तो भी प्रवेश देना है। ठीक है। 15 क्या कहती है, 15 धारा है, 15 इंपॉर्टेंट है, 15 दूना 30, 30 सितंबर तक प्रवेश में, 15 दूना 30, 30 सितंबर तक प्रवेश, परंतु उसके बाद भी प्रवेश, उसके बाद भी प्रवेश जारी भी, यानी मुख्यतः 30 सितंबर तक प्रवेश देना है, परंतु उसके बाद भी प्रवेश के लिए प्राथमिक विद्यालयों में नहीं रोका जा सकता। यानी कक्षा 1 से लेकर 8 तक 30 सितंबर तक प्रवेश की रहेगी, लेकिन उसके बाद भी किसी बच्चे को प्रवेश के लिए मना नहीं किया जा सकता, एडमिशन जारी रहेगा। तो 15 दूना 30, 30 सितंबर भी। फिर धारा 16 रोकने और निष्कासन पर रोक, ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। भी रोकने एवं निष्कासन पर रोक भी, धारा 16 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, भी याद रख लेना। किसके लिए, रोकने और निष्कासन पर रोक भी। किसको रोकने और निष्कासन पर रोक, तो याद रखना कोई भी बालक है उसको प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने तक नहीं रोका जाएगा, यानी कि वो जब तक 8वीं कक्षा पास नहीं कर लेगा उसको फेल नहीं किया जा सकता, किसी कक्षा में रोका नहीं जा सकता भी। तो इसका सबसे ज्यादा दुरुपयोग हुआ, तो सरकार को भी लगा इसमें कहीं ना कहीं सुधार करना चाहिए। तो इसके लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा संशोधन अधिनियम 2019 लाया गया। ठीक है, क्या लाया गया, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा संशोधन विधेयक 2019 से लाया गया भी। ठीक है, याद रखना यह जुलाई 2018 में तो लोकसभा द्वारा पारित किया गया, लिख देता हूं, जुलाई 2018 में लोकसभा पारित। ठीक है, फिर 3 जनवरी 2019 को राज्यसभा में पारित हुई। ठीक है, तो जुलाई 2018 में सबसे पहले लोकसभा ने पारित किया, फिर 3 जनवरी 2019 को राज्यसभा ने इसको पारित किया गया, और 10 जनवरी 2019 को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित किया है, राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित कर दिया गया है। ठीक है, फिर केंद्र सरकार ने 28 फरवरी 2019 को अधिसूचना जारी की। केंद्र सरकार ने 28 फरवरी 2019 को अधिसूचना जारी हुई। ठीक है, जारी की गई कि यह एक्ट आज से प्रभावी हो गया है और इसे लागू किया जा रहा है 1 मार्च 2019 से भी, 19 से लागू भी। क्लियर है, तो ये याद रखना, रोकने व निष्कासन पर रोक थी, परंतु निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा इसमें क्या कर दिया गया, सुधार कर दिया गया, और 3 नए उपखंड जोड़े गए जो अपने आगे पढ़ेंगे। क्लियर है, तो 2018 में लोकसभा द्वारा पारित, जुलाई में, 3 जनवरी को राज्यसभा में पारित, 10 जनवरी को राष्ट्रपति के साइन, 28 फरवरी को केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी की गई, और 1 मार्च 2019 से ये क्या हो गया, लागू हो गया। और लागू होने के बाद इसमें क्या किया गया कि 3 उपखंड जोड़े गए। पहले 16(1) की बात करते हैं कि प्रति शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 5 व 8 की परीक्षाएं करवाई जाएगी, परीक्षाएं आयोजित होगी। किसके लिए, बच्चों को इस अधिनियम के तहत मूल्यांकित करने के लिए। परीक्षा तो हर कक्षा में होगी, परंतु बच्चों को मूल्यांकित करने के लिए कहाँ होगी, कक्षा 5 व 8 में परीक्षाएं होगी भी। ठीक है, फिर 16(2) क्या कहता है, 5 व 8 में असफल बालक या बालिका
बालक को परिणाम के 2 माह के भीतर पुनः परीक्षा आयोजित की जाएगी, याद रखना है। ठीक है, 16(1) तो क्या कहती है, परीक्षाओं का आयोजन होगा। और अगर बच्चा फेल हो गया, 16(2) क्या कहती है, तो परिणाम के 2 माह के भीतर में पुनः परीक्षा करवाई जाएगी। और अगर वह फिर भी असफल हो गया, यानी पुनः परीक्षा में असफल, तो बालक को कक्षा 5 व 8 में रोका जा सकता है भी, याद रखना ये बात। ठीक है, तो यह क्या था, संशोधन अधिनियम 2019 था। 3 संशोधन किए। पहला क्या कहता है, कक्षा 5 व 8 की परीक्षाओं का आयोजन कराया जाएगा। 16(2) क्या कहता है, परीक्षा का आयोजन के पश्चात अगर बालक असफल हो गया तो उसको क्या करेंगे, 2 माह के भीतर दोबारा उसको परीक्षा का मौका दिया जाएगा। फिर भी असफल हो गया तो 16(3) क्या कहती है, उस बालक को उस कक्षा में रोक लिया जा सकता है। क्लियर है, वेरी गुड। फिर आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना भी अगर लेना हो तो, वैसे तो याद हो गया होगा आपको। फिर बात करते हैं धारा 17वीं। धारा 17 क्या करती है, धारा 17 मतलब सताना नहीं, 17 मतलब प्रताड़ित नहीं, किसको, बालक को। तो धारा 17 क्या कहती है, बालक को 17 मतलब सताना नहीं, 17 मतलब सताना नहीं भी। ठीक है, धारा 18 क्या कहती है कि मान्यता प्रमाण पत्र के बिना विद्यालय स्थापित नहीं। याद रह जाए तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, अपने लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अगर मान्यता प्रमाण पत्र नहीं है तो कोई विद्यालय स्थापित नहीं किया जा सकता। अगर क्या कहते हैं, विद्यालय मान्यता ले ली परंतु मानकों को पूरा नहीं तो मान्यता रद्द भी। ठीक है, 19 क्या कहती है, 18 में मान्यता प्रमाण पत्र के बिना विद्यालय संचालित नहीं। 19 क्या कहती है, अगर विद्यालय संचालित है और वह मानकों को पूरा नहीं करता है तो उसकी मान्यता रद्द की जा सकती है भी। कैसे, जैसे विद्यालय में खेल का मैदान नहीं है, विद्यालय में प्रार्थना स्थल नहीं है, मूलभूत सुविधाएं जैसे शौचालय वगैरह की व्यवस्था नहीं है, तो उनको क्या की जा सकती है, मान्यता को रद्द भी किया जा सकता है भी। ठीक है, फिर है 20 क्या कहते हैं, अनुसूची में संशोधन शक्ति, यानी भी किसी प्रकार का संशोधन किया जा सकता है। याद रहे तो ठीक है, न रहे तो कोई बात नहीं। तो यह इंपॉर्टेंट अपने लिए 17, 18, 19, 20 याद रहे तो ठीक है, नहीं छोड़ देना, कोई बड़ी बात है नहीं है। 21 अपने लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। कौन सा, 21 भी क्या कहता है, विद्यालय में एक विद्यालय प्रबंधन समिति होगी भी। ठीक है, जिसे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी SMC बोलते हैं, SMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, जिसमें 16 सदस्य होंगे भी, 16 सदस्य होंगे और उसमें भी 50% क्या होगी, महिला होगी। क्लियर है, ठीक है। तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी SMC या विद्यालय प्रबंधन समिति का उल्लेख कहाँ पर है, तो अनुच्छेद 21 में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 21 में है। ठीक है, जिसमें कितने मेंबर होंगे, 16 मेंबर, और 50% क्या होगी, महिला होना अनिवार्य है। ठीक है, 22 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 22 क्या कहता है, विद्यालय प्रतिवर्ष वार्षिक योजना जारी करेगा, वार्षिक योजना बनाएगा। ठीक है, यानी विद्यालय की वार्षिक योजना अनुच्छेद कितने में है, 22 में है, वार्षिक विकास योजना है ना, विकास रहेगा, विकास योजना। तो कितने में है, 22 में, 22 में विकास, 22 में विकास, 22 में विकास भी। ठीक है, फिर 23 क्या कहता है,
शिक्षकों की योग्यता व नियुक्ति भी। ठीक है, शिक्षकों की योग्यता, उनकी योग्यता क्या होगी और उनकी नियुक्ति के लिए क्या क्या प्रावधान रखे जाएंगे, वो उन सभी का उल्लेख अनुच्छेद 23 में किया गया है। ठीक है, फिर 24 क्या कहता है, शिक्षकों के कर्तव्य व शिकायत निवारण भी। याद रहे तो ठीक है, ना रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन ये तीनों तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है अभी 21, 22 और 23 में। ठीक है, फिर 25 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, VVVIMP इंपॉर्टेंट है। क्या है, छात्र शिक्षक अनुपात भी, छात्र शिक्षक अनुपात। इधर करते हैं अपने प्राइमरी विद्यालय यानी 1 से 5 के, इधर बात करते हैं अपर प्राइमरी यानी 6 से 8 के विद्यालय। ठीक है, अगर रेशो की बात करें तो ये क्या कहता है, इसमें शिक्षकों का अनुपात क्या होना चाहिए, 30:1 होना चाहिए। ये क्या कहता है, 35:1 होना चाहिए, पहली बात है। ठीक है, परंतु आगे क्या कहता है, यानी ये क्या कहता है, अगर बच्चे 1 से लेकर 30 तक हैं तो 1 शिक्षक होगा, यानी यहाँ लिख लेते हैं बच्चे और अनुपात है शिक्षक भी। ठीक है, यानी 1 से 30 तक है तो कितना होगा, 1 शिक्षक होगा। 31 से 60 है तो 2 होगा। 61 से 90 है तो 3 होगा। 91 से 120 है तो 4 होगा। 121 से 150 है तो 5 होगा। ठीक है, यानी शिक्षक अनुपात कितना रहेगा, 1 जो भी है, मतलब 1:30 रहेगा। क्लियर है, लेकिन अगर बच्चों की संख्या 151 से लेकर 200 या प्लस है तो 5 अध्यापक प्लस 1 संस्था प्रधान, एक हेड मास्टर कर लेते हैं, हेड मास्टर। ठीक है, एक हेड मास्टर भी। ये नीचे वाला शायद आपको दिखाई नहीं देगा तो इसको यहाँ लिख देता हूँ। अगर 150 से 200 तक है तो क्या होगा, 5 तो टीचर प्लस 1 हेड मास्टर भी। ठीक है, इसकी सीट क्रिएट की जाएगी भी। बात खत्म। फिर बात करते हैं शिक्षण घंटे भी। तो प्राइमरी विद्यालय है उनमें कम से कम 200 शिक्षक दिवस और 800 शिक्षण घंटे अनिवार्य हैं भी। कितने, 200 दिन और 800 घंटे भी। क्लियर है, ठीक है। तो शिक्षण दिवस और शिक्षण घंटे भी। तो शिक्षण दिवस 200 और घंटे कितने होंगे, 800। यानी 1 से 5वीं का विद्यालय कम से कम 200 दिन लगने चाहिए और 800 घंटे बच्चों की पढ़ाई होना आवश्यक है। कौन कह रहा है, आरटी की धारा 25 कह रही है। ठीक है, फिर बात करते हैं अगर अपर प्राइमरी की बात करें तो 0 से लेकर यानी 1 से लेकर 35 तक 1 शिक्षक, 36 से लेकर 70 तक 2 शिक्षक, 71 से लेकर 100 तक 3 शिक्षक भी। ठीक है, इनका अनुपात यही रहेगा, 71 से लेकर 100 तक 3 शिक्षक भी। परंतु उससे ऊपर चले गए यानी कि 101 से लेकर हो गए तो जैसे ही 100 पूरे हो जाएंगे यहां पर क्या होगा, प्लस 1 हेड मास्टर भी, प्लस 1 हेड मास्टर आवश्यक होगा। कब, 71 से लेकर 100 होते ही यानी 100 बालकों पर 1 हेड मास्टर होना आवश्यक है भी। कहां पर, अपर प्राइमरी स्तर पर भी। फिर बात करते हैं अनुपात क्या रहेगा, 35:1 रहेगा, लेकिन अगर ओवरऑल अनुपात निकालें तो 40:1 रहेगा। ठीक है, फिर बात करते हैं न्यूनतम 3 शिक्षक भी अनिवार्य है। न्यूनतम 3 शिक्षक किस किस के होंगे, अगर 3 शिक्षक की बात करें तो एक SST का, एक मैथ साइंस का और एक भाषा का भी। ठीक है, यानी सामाजिक विज्ञान का 1 शिक्षक,
एक शिक्षक गणित विज्ञान का होगा और एक 3 भाषाएं होती है, उनमें से किसी भी एक भाषा का शिक्षक होना आवश्यक है भी। ठीक है। फिर शैक्षणिक घंटे की बात करें तो कार्य दिवस की बात करें तो 220 दिन और 880 घंटे, नहीं 1000 घंटे भी, 1000 घंटे शिक्षण होना अनिवार्य है। समय 220 घंटे दिन पूछे तो 220 दिन और 1000 घंटे शिक्षण कार्य होना आवश्यक है भी। ठीक है। इसके अलावा प्रति शिक्षक 45 घंटे भी घंटे शिक्षण है। और किसके समेत है? तैयारी के घंटों सहित, तैयारी सहित भी याद रखना, ये 2-3 बार आया क्वेश्चन है। प्रति शिक्षक न्यूनतम कितने होंगे? 45 घंटे शिक्षण कार्य कराएगा, तैयारी के घंटों सहित भी। क्लियर है? ठीक है। तो शिक्षक अनुपात क्या रहेगा? प्राइमरी में 30:1, 208 से, और उसमें 35:1। क्लियर है? ठीक है। तो धारा 17 क्या कहती है? 17 सताना नहीं, 18 मान्यता, 19 मान्यता मानक पूर्ण नहीं तो रद्द, 20 अनुसूची में संशोधन। 21 क्या कहती है? 21 कहती है 21 क्या होना चाहिए? काम 21 ही होना चाहिए। 21 के लिए स्कूल में विद्यालय प्रबंधन समिति होनी चाहिए। 22 क्या कहती है? विद्यालय वार्षिक योजना बनाएगा। 23 में शिक्षकों की योग्यता व नियुक्ति, 24 में शिक्षकों के कर्तव्य व शिकायत और 25 में छात्र शिक्षक का अनुपात में। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 26 की भी। ठीक है। 26 क्या कहता है? 26 कहता है कि शिक्षकों की रिक्तियों को भरा जाना। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। धारा 26 शिक्षकों की रिक्तियां 10% से ज्यादा नहीं। ठीक है। लेकिन इस धारा की तो सबसे ज्यादा धज्जियां उड़ रही है अपने राजस्थान के अंदर भी। ये क्या कहता है? किसी भी विद्यालय में जो स्वीकृत पद हैं उससे 10% से ज्यादा खाली नहीं होने चाहिए, जबकि स्कूल तो पूरे खाली पड़े हैं। तो धारा 26 क्या कहती है? 26 कहती है 10% से ज्यादा रिक्त नहीं भी। ठीक है। 27 क्या कहती है? धारा 27 इसकी भी धज्जियां सबसे ज्यादा उड़ रही है। धारा 27 कर रही है शिक्षक गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करेगा। शिक्षक गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करेगा। ठीक है। केवल 3 कार्यों को छोड़कर कौन कौन से 3 कार्य है? एक तो होगा भी जनगणना, जो प्रति 10 वर्षीय जनगणना होती है वह। दूसरा निर्वाचन से संबंधित भी। ठीक है। निर्वाचन मतलब चुनाव से संबंधित कोई भी कार्य वो शिक्षक करेगा। और तीसरा होगा आपदा राहत कार्य। अगर कोई बड़ी आपदा आ गई तो वह कार्य उस समय कार्य शिक्षक करेगा। इसके अलावा कोई भी गैर शैक्षणिक कार्य शिक्षक नहीं करेगा। धारा क्या कहती है? 27 कहती है सताना। अब यहाँ पर 27 में शिक्षक को नहीं सताना, परंतु सबसे ज्यादा गैर शैक्षणिक कार्य करवाए किसे जाते हैं? शिक्षकों से, चाहे वो BLO हो, चाहे वो मिड डे मील हो, चाहे वो किसी प्रकार की गणना हो, या किसी का भौगोलिक सर्वेक्षण हो, गांव के अंदर वार्ड वाइज सर्वे हो। ठीक है। तो इन दोनों ही धाराओं की शानदार धज्जियां उड़ रही है। इसके अलावा अगले की भी 28 की भी शानदार धज्जियां उड़ रही है। यह भी महत्वपूर्ण है। क्या कहती है? शिक्षक निजी शिक्षण कार्य नहीं करेगा। यानी प्राइवेट ट्यूशन का कार्य नहीं करेगा शिक्षक। लेकिन ऑलमोस्ट आप देख ही रहे हो हर जगह पर इस काम की धज्जियां उड़ रही है। ठीक है। धारा 29 पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन भी। तो धारा 29 क्या कहती है? पाठ्यक्रम का निर्माण और उसका मूल्यांकन भी। ठीक है। फिर धारा 30 यह भी महत्वपूर्ण है, दोनों याद रख लेना। धारा 30 क्या कहती है? परीक्षा और परीक्षा समापन के पश्चात प्रमाण पत्र जारी करना। यानी परीक्षा आयोजन व समापन पर प्रमाण पत्र जारी करना।
जारी करना। ठीक है, तो कहाँ होता है? 5वीं व 8वीं कक्षा में। क्लियर है? तो साथियों मेरी तरफ से जो इंपॉर्टेंट धाराएं थी वो मैंने करवा दी है। इनको अच्छी तरीके से याद करना, कुछ की ट्रिक भी बता दी है और एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और साथियों तक इसको पहुंचाना भी। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे। धन्यवाद।